नमस्कार दोस्तों, मैं जीतेन स्वागत करता हूँ आपका हमारे YouTube चैनल यूथ पावर फॉर स्टडी ग्रुप। और मैं आपको, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ाता हूँ क्लास 6 की NCERT पॉलिटिकल साइंस है। तो जिसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की NCERT का 6th चैप्टर गांव का प्रशासन, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे गांव में झगड़ा हो जाए तो उसका निपटारा कैसे होता है, और गाँव में पुलिस प्रशासन या पुलिस थाना कैसे काम करता है, और पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र क्या होता है। उसी में पुलिस थाने में जब हम लोग कोई कंप्लेंट दर्ज कराते हैं तो उसमें जांच प्रक्रिया कैसी होती है, और पुलिस काम कैसे करती है। उसी में राजस्व विभाग का भी क्या काम होता है उसी में गांव के लिए, और इसमें राशन की व्यवस्था भी आज हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें गाँव में झगड़े के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। हम लोगों को गांव में झगड़े के बारे में पढ़ने से पहले हम लोगों को इसमें दो नाम याद रखने पड़ेंगे, जिसमें कि हम लोग एक नाम तो अपने मन से कोई दो नाम लेंगे। एक तो हम लोग रामू लिख लेंगे और दूसरा श्यामू लिख लेंगे। ये दो व्यक्ति हो जाएंगे जो कि किसी एक गांव में रहते हैं और इन दोनों के मध्य में जैसे यदि किसी गांव में झगड़ा हो जाता है, जैसे कि रामू की जमीन है और श्यामू की जमीन है और अगल बगल में है, और रामू और श्यामू की जैसे हम लोग ये देख लेते हैं, ये रामू की जमीन हो जाएगी और ये श्यामू की जमीन हो जाएगी। जैसे कि आज सुबह रामू उठा और अपने खेत पर काम करने के लिए गया और श्यामू भी अपने गया, लेकिन जैसे ही उसने शाम को काम किया और वो अपने घर लौटा तो फिर वो जैसे ही अगले सुबह दिन काम करने को पहुंचा तो उसको पता चला कि उसके साथ श्यामू ने एक लड़ाई करने के लिए उसकी जमीन हड़प ली और कुछ अपनी जैसे कि मेड़ हो गई, इसको हम लोग मेड़ बोलते हैं। ये जो हिस्सा हो गया, इसको श्यामू ने अपना थोड़ा सा अपनी जमीन बढ़ाने के लिए रामू की जमीन की तरफ और खिसका लिया, जिससे कि रामू की जमीन थोड़ी सी कम पड़ गई, और इसमें इन दोनों के मध्य में झगड़ा हो गया। और रामू ने जब अपने खेत में गया तो उसको ये पता चला कि उसकी मेड़ थोड़ी सी श्यामू ने अपनी खिसका ली और उसकी जगह हड़प ली है। तो फिर जब रामू श्यामू के घर पे गया तो उन दोनों के मध्य में बात हुई, और इसी बात में श्यामू जो था वो कि एक अमीर गांव का थोड़ा सा था और उसकी जमीन भी ज़्यादा थी, और इसने अपने लोगों से रामू को मारा और उसको पिटवा कर घर से भगा दिया और कहा कि मैंने तुम्हारी कोई जमीन नहीं हड़पी। इसी में जैसे कि जब रामू को पीटा गया तो रामू ने, गांव वालों ने भी देखा कि श्यामू ने उसकी जमीन तो हड़पी है, और उसको भी देखा कि उसकी जमीन हड़प ली और उसको मारा पीटा। तो फिर जब वो रामू को मारा पीटा तो गांव वालों के पास जब वो आया तो गांव वालों ने उसको सलाह दी कि तुम अपनी जमीन की जांच करवाओ और अपनी जो तुम्हें श्यामू ने मारा है उसकी तुम शिकायत करो। तो ज़्यादातर गांव वालों को कुछ पता नहीं होता है कि हम लोग मतलब अगर हमारी लड़ाई हो जाएगी तो हम लोग शिकायत कहाँ करेंगे, उसमें हम लोगों की बात कौन सुनेगा। तो इसी में किसी गांव वाले ने रामू को एक सलाह दी कि जैसे तुम्हारा झगड़ा हो गया है तो तुम पुलिस स्टेशन या पुलिस थाने में जाकर शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हो। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें पुलिस थाने के बारे में। गाँव में झगड़ा हो गया था, वो गांव वालों ने सलाह दी तो वो पुलिस थाने पहुंचा। तो इसी में हम लोग पहले समझ लेते हैं पुलिस प्रशासन। पुलिस प्रशासन क्या होता है। जैसे को हम लोग बोलेंगे पुलिस थाना। हम लोग रामू की कहानी से पहले हम लोग इसमें पुलिस प्रशासन समझ लेते हैं कि पुलिस प्रशासन होता क्या है, और पुलिस थाने के भी बारे में थोड़ा जान लेते हैं।
तो जो कि पुलिस प्रशासन होता है वो एक प्रकार से एक समूह होता है, किसी ये एक व्यक्ति अकेले को नहीं जोड़ते हैं। इसमें एक पूरी की पूरी पुलिस प्रशासन में एक समूह आता है। पुलिस एक समूह होता है। पुलिस किसी अकेले व्यक्ति का नाम नहीं होता है, जबकि पुलिस एक समूह होता है जो कि देश के अंदर लोगों की रक्षा के लिए सरकार इसको नियुक्त करती है, सरकार इसमें लगाती है पुलिस को लोगों की रक्षा के लिए। काम करती है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं पुलिस प्रशासन क्या होता है, तो पुलिस किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं होता है, जबकि पुलिस एक समूह होता है। मतलब इसमें एक साथ अनेकों लोग आते हैं। इसमें कुछ थानेदार आते हैं, पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं, हवलदार होते हैं और हेड कांस्टेबल भी होते हैं। इसमें पुलिस थाने में होते हैं जो कि एक देश के किसी देश के अंदर लोगों की रक्षा करने के लिए काम करती है। इसी में हम लोग जैसे कि पुलिस प्रशासन देख रहे हैं, तो इसी में अपन लोग पुलिस थाने भी देख लेते हैं, जो कि ये देश के अंदर लोगों की रक्षा करती है और जैसे कोई गलत काम होता है तो उसमें भी लोगों की मदद करती है। हम लोग देख लेते हैं पुलिस थाने क्या होते हैं। तो पुलिस थाने के बारे में हम लोग समझेंगे। ये पुलिस थाने जो होते हैं, ये एक बड़े क्षेत्र में काम करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। जो कि पुलिस थाने हो गए, ये एक क्षेत्र में काम करने के लिए स्थापित किए जाते हैं सरकार के द्वारा। सरकार जैसे कि होती है तो वो अपने किसी एक निश्चित क्षेत्र में इनके लिए काम करने के लिए इनको लगाती है। और जो कि पुलिस थाना होता है, इसके अंदर में अनेकों एक से अधिक चौकियां भी आती हैं। जो कि जैसे कि ये पुलिस थाना हो गया, तो इसमें एक बड़े क्षेत्र पर काम होता है। इसमें एक क्षेत्र होता है जो कि बहुत बड़े क्षेत्र के लिए काम करते हैं। और ये बड़ा क्षेत्र हो गया, हमारे यहाँ पर अनेकों थाने होते हैं और वो बड़े क्षेत्र के लिए काम करते हैं। इसी के बाद हम लोग देख लें तो पुलिस चौकी, जो कि पुलिस चौकी होती है वो पुलिस थाने का ही भाग होती है। जैसे कि पुलिस होती है लेकिन वो हर जगह तो पहुँच नहीं सकती है, वो पुलिस थाने भी होती है। हमारे यहाँ ज़्यादातर 1 या 2 या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें पुलिस थाने के साथ साथ इसके साथ ही पुलिस चौकियाँ होती हैं, क्योंकि पुलिस थाने तो बड़े बड़े क्षेत्र में होते हैं, वो ज़्यादा क्षेत्र को कवर करते हैं, लेकिन वो हर जगह तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए पुलिस चौकी होती है। पुलिस चौकी होती है जो कि एक छोटे क्षेत्र पर काम करती है और लोगों की रक्षा के लिए होती है। जैसे कि यदि किसी को कोई मारपीट दे या किसी घर पे चोरी हो जाए, तो उसकी अगर अपन को रिपोर्ट लिखानी है तो हम लोग पुलिस चौकी में ही जाते हैं। ये ज़्यादातर एक किसी छोटे क्षेत्र के लिए ही स्थापित किए जाते हैं। ये किसी छोटे क्षेत्र के लिए बनाई जाती हैं।
ये जो पुलिस चौकी हो गए, इसमें ज्यादातर पुलिस चौकियों में एक या एक से अधिक होती हैं और छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए होती हैं। किसी बड़े जिले में हो गया तो उसमें अनेकों चौकियां होती हैं। जैसे किसी पर चौराहे पर एक चौकी हो जाएगी और उससे 1-2 किलोमीटर दूर थोड़ा दूर पर एक और चौकी हो जाएगी। ऐसे ही करके पूरे जिले या पूरे शहर भर में कम से कम 3 या 4-5 चौकियां तो होती ही हैं, ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो आइए हम लोग देख लेते हैं इसके बाद पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र क्या क्या होता है। जैसा कि हम लोग समझ रहे थे कि हम लोग कहानी देख रहे थे कि रामू गया था, तो उसको जमीन जब श्यामू ने छीन ली थी तो रामू पुलिस थाने में गया था। उसने पुलिस थाने में अपनी शिकायत लिखाई थी, तो उसके जो पास में थाना था वो अपने थाने में गया था, जहाँ पर उसने शिकायत दर्ज कराई। तो उसकी बात थोड़ी सुनी जाएगी। हम लोग इसके बाद पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र देख लेते हैं। पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र, तो ये जो होता है पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र, हर पुलिस थाने का एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। हर पुलिस थाने का एक निश्चित कार्य क्षेत्र भी होता है। निश्चित कार्य क्षेत्र होता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये थाने जो होते हैं ये बड़े क्षेत्र के लिए लगाए जाते हैं। इसके अंदर में अनेकों चौकियां आती हैं, छोटी छोटी चौकियां होती हैं, जिनमें अगर किसी को दिक्कत होती है तो वो वहाँ पर जाकर शिकायत लगा सकता है। इसका एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है जिसके अंदर जितनी जगह आती है और उसी के अंदर में ये लोग काम करते हैं। जिसके अंदर ये काम करते हैं। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र कितना होता है, तो एक निश्चित इसका कार्य क्षेत्र होता है जिसके अंदर ये काम करते हैं। जैसे कि किसी बड़े क्षेत्र में हो गया तो पूरा का क्षेत्र होता है, उसके पूरा पुलिस थाने का क्षेत्र आता है इसमें, और इसी में इसका अध्यक्ष जो होता है या कहिए इसकी जो निगरानी करता है अधिकारी जो होता है, उसको हम लोग अधिकारी को क्या बोलते हैं? अधिकारी को हम लोग थानेदार बोलते हैं। जो कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें पुलिस थाने का कार्य क्षेत्र देख रहे हैं कि इसका एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है जिसके अंदर ये काम करते हैं। और इसका जो अधिकारी होता है सबसे बड़ा अधिकारी, तो इसका अधिकारी को हम लोग थानेदार बोलते हैं। थानेदार ही होता है जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अपने पुलिस थाने के अंदर में जितना कार्य क्षेत्र आता है उसमें लोगों की मदद करे और लोगों की बात सुनकर उनका काम करे। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, हम लोग कहानी अपनी पढ़ रहे थे कि जब श्यामू ने जमीन हड़प ली या कहिए उस पर कब्जा कर लिया तो रामू थाने में गया था। उसको लोगों ने जब सलाह दी थी कि पुलिस थाने में जाके अपनी रिपोर्ट लिखाओ, तो जब रामू थाने में गया तो उसको थानेदार मिला। रामू जब गया पुलिस थाने में, जब रामू की जमीन श्यामू ने हड़प ली थी, रामू की जमीन, रामू गया था थाने गया था। वो उसको लोगों ने कहा था कि थाने जाओ, तो वो पुलिस थाने में गया था। पुलिस थाने में गया जहां पर उसको थानेदार मिला और उसके जब उसने अपनी बात बताई कि उसकी श्यामू ने उसको मारा पीटा और उसकी जमीन हड़प ली, तो फिर थानेदार ने उसकी ज्यादातर कोई सुनवाई नहीं की। और फिर उसको वहां पर थानेदार मिला, उसने रामू ने अपनी पूरी बात बताई कि मुझको श्यामू ने मारा और मेरी जमीन भी हड़प ली, उसने अपनी देखा। तो फिर उसको थानेदार ने ज्यादा बात नहीं सुनी और उससे कहा कि मैं तुम्हारी ऐसे बात नहीं मान सकता, मुझे एक लिखित रूप में दो।
तो हम लोगों ने जैसा उसको देखा तो थानेदार ने उसको निकाल दिया और कहा लिखित रूप में एक लेकर आओ, अपने किस कागज में लिखो कि मुझे मारा है और मेरी जमीन हड़प ली। तो उसको बाहर निकाल दिया। फिर जब वो बाहर निकला तो गांव वाले उसको मिले और उन्होंने उसको सलाह दी कि अपनी एक एप्लीकेशन के रूप में लिखाओ, मतलब एक आवेदन पत्र लिखो जिसमें कि हम लोग लिखेंगे उसमें कि मेरी जमीन हड़प ली और मुझे मारा पीटा। तो फिर उसने एप्लीकेशन एक लिखी और उसमें बताया कि मुझे मारा पीटा। तो इसमें हम लोग जैसे देख रहे हैं कि उसने एप्लीकेशन लिखी, तो जब वो कागज लेकर पुलिस थाने में दोबारा गया, पुलिस थाने के हम लोग देख रहे हैं पुलिस प्रशासन वो जब गया तो उसको फिर पुलिस थानेदार ने कहा कि अपनी एक एप्लीकेशन लिखो और मुझे लिख कर दो पूरा। तो इसी के बाद हम लोग जैसे कि देख लेते हैं कि पुलिस थाने में काम कैसे होता है और काम करने की जांच होगी तो जांच प्रक्रिया भी कैसी होगी। तो इसी में हम लोग अपने पुलिस थाने की जांच प्रक्रिया भी देख लेते हैं, पुलिस थाने में कैसा काम होता है। पुलिस थाने में की जांच प्रक्रिया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि रामू को पुलिस वाले ने बात नहीं सुनी और उसको निकाल दिया कि अभी तुम जाओ और अपनी एक लिखित में जानकारी देकर आओ। तो हम लोग इसमें समझ लेते हैं कि पुलिस थाने में की जांच प्रक्रिया कैसे होती है। यदि हम लोग अपनी कोई शिकायत दर्ज कराते हैं तो पुलिस जांच कैसे करती है। तो आइए अभी हम लोग इसमें लाइन से हम लोग समझ लेते हैं कि पॉइंट बाय पॉइंट क्या होता है। तो इसमें सबसे पहले तो हो जाएगा, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले एक लिखित शिकायत हम लोगों को दर्ज करानी होती है। हम लोग एक लिखित शिकायत दर्ज करेंगे। लिखित शिकायत दर्ज करने का मतलब उसमें पुलिस वाले लिखेंगे और उसमें एक FIR नाम का एक होता है, उसमें लिखवाया जाता है। इसमें FIR होगी जिसमें कि रामू की अगर बात सही हुई तो पुलिस उसकी जांच करेगी और फिर श्यामू की जांच करेगी और उसको फिर देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं होना है। तो इसमें FIR लिखी जाएगी जिसको हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट भी बोलते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। पुलिस थाने में सबसे पहले तो लिखित शिकायत हम लोगों को देनी होती है और फिर उसके बाद पुलिस अगर समझती है कि उसकी अच्छी है, उसकी मतलब गलत हुआ है उसके साथ, तो फिर पुलिस एक FIR लिखती है जिसको हम लोग फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बोलते हैं। मतलब सबसे पहले इसकी जानकारी दी गई है, फिर उसके बाद यदि बात सही लगती है तो फिर इसके बाद पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच करती है। पुलिस जांच करेगी, यदि रिपोर्ट सही निकली और फिर इसके बाद दोषी यदि पाया गया, श्यामू अगर दोषी पाया गया दोषी पाए जाने पर गिरफ्तार करेगी उसको। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि पुलिस थाने की जांच प्रक्रिया कैसी होती है, तो उसमें सबसे पहले तो होता है लिखित हम लोगों की शिकायत दर्ज करानी होती है। तो उसके बाद पुलिस FIR लिखती है जिसको कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। मतलब कि सबसे पहले जानकारी हम लोग इसको देनी पड़ेगी। फिर हम लोग उसी में देखेंगे कि पुलिस यदि FIR लिखती है तो फिर उसके बाद पुलिस जांच करती है और फिर यदि जिसने गलत किया है अगर वो दोषी पाया गया तो उसको फिर गिरफ्तारी भी होती है, उसको गिरफ्तार किया जाता है और पुलिस पकड़ के ले आती है और फिर गिरफ्तारी ये तो हो जाती है। फिर यदि उसके पुलिस गिरफ्तार करती है यदि उसकी दोषी पाया गया कि मतलब उसने गलत किया है, और फिर इसके बाद आखिरी में दोषी पाए जाने पर न्यायालय जो होती है, न्यायालय उसको सजा देती है। न्यायालय दोषी को सजा देगी, सजा देगी। जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि मतलब इसमें जांच प्रक्रिया में क्या क्या होता है। सबसे पहले तो
हम लोगों को एक लिखित शिकायत दर्ज करानी होती है, फिर उसमें पुलिस FIR लिखती है और फिर उसके बाद पुलिस जांच करती है और फिर यदि दोषी पाया जाता है तो पुलिस गिरफ्तार करके लेके आती है और फिर उसके बाद न्यायालय दोषी को सजा देती है। ज़्यादातर लोग यही गलतफहमी में रहते हैं कि सजा लोगों को पुलिस देती है, जबकि पुलिस सिर्फ गिरफ्तार करके लाती है और सजा देने का अधिकार सिर्फ न्यायालय को होता है। जैसे कि ज़्यादातर जिलों में मैंने आपको पिछले पढ़ाया था कि स्थानीय प्रशासन में जिला कोर्ट आता है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जिला न्यायालय इसको बोलते हैं। जिला न्यायालय हो जाएगा या तो गांव में होता है कोई भी जिला न्यायालय। यदि दोषी पाया जाता है तो जिला न्यायालय में उसको सजा सुनाई जाएगी और उसको सजा मिलेगी या कहीं उससे हर्जाना भुगतान किया जाएगा। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि पुलिस के, जैसे कि हम लोगों ने जांच प्रक्रिया को पूरा समझा, इसके बाद हम लोग देखेंगे पुलिस का काम क्या होता है, और हम लोगों ने जैसे पुलिस के कार्य क्षेत्र भी समझे कि मतलब कार्य क्षेत्र होता है, एक निश्चित कार्य क्षेत्र होता है जिसमें कि जितने लोग आते हैं और यदि किसी को दिक्कत होती है तो वो वहाँ पर आके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, मतलब लिखवा सकते हैं। ज़्यादातर यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। और हम लोग पुलिस के काम भी देख लेते हैं कि पुलिस के प्रशासन के, तो ये कार्य क्षेत्र हो गया और जांच प्रक्रिया भी हो गई। हम लोग इसलिए पुलिस थाने के पुलिस वालों के काम भी देख लेते हैं कि पुलिस का रखी क्यों गई और पुलिस का काम क्या होता है। पुलिस के काम, पुलिस के हम लोग जैसे कि काम देख रहे हैं, तो पुलिस का काम क्या होता है। पहला तो पुलिस का काम हो जाएगा देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था बनाए रखना मतलब देश के लोगों की सुरक्षा करना और लोगों को कोई तकलीफ ना हो, कानून व्यवस्था का मतलब हो जाएगा। इसमें हम लोग पुलिस के काम देख रहे हैं। नंबर 1 तो हो जाएगा पुलिस कानून, देश में कानून व्यवस्था बनाए रखना। कानून व्यवस्था बनाए रखना, बनाना। इसी के बाद नंबर 2 क्या हो जाएगा, पुलिस के हम लोग काम देख रहे हैं, तो इसी के बाद हो जाएगा नंबर 2 जनता की रक्षा करना। जो कि पुलिस थाने के क्षेत्र में लोग आते हैं उनकी रक्षा करना। और इसी के साथ देश में शांति बनाए रखना। शांति बनाए रखना मतलब कि ज्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो और शांति बनी रहे। और इसके साथ पुलिस के ज्यादातर काम ये भी होते हैं, अपराध को पहले तो रोकना, अपराध को रोकना, अपराध की जांच करना, अपराध की जांच करना और अपराधी को गिरफ्तार करना। अपराधी को गिरफ्तार करना। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें हम लोगों ने पुलिस के काम हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले पुलिस का काम क्या होता है कि देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और जनता की रक्षा करना तथा देश में शांति बनाए रखना, मतलब ज़्यादा लड़ाई झगड़ा ना हो और देश के लोगों को कोई भी तकलीफ ना हो। तो उसके बाद होता है पहले तो अपराध को रोकना, मतलब इसमें ज़्यादातर पुलिस वाले जो हम लोगों ने देखे होंगे गांव के आसपास पुलिस वाले घूमते रहते हैं जो कि अपराधियों को अपराध को रोकने के लिए काम करते हैं। और अपराध की इसमें होता है जांच करना, पुलिस वाले ही होते हैं अपराध की जांच करते हैं। और फिर उसके बाद यदि अपराध सही होता है तो अपराधी को गिरफ्तार करना भी होता है। ज़्यादातर लोग इसी बात में होते हैं कि बहुत से यही सोचते हैं कि पुलिस सजा देती है, जबकि पुलिस सजा नहीं देती। मैंने अभी आपको बताया कि पुलिस सजा नहीं देती है और जबकि न्यायालय उसको सजा देता है। अगर उसका दोष सिद्ध होता है तो न्यायालय उसको सजा दे देता है, न्यायालय में दोष सिद्ध होता है। और इसी के साथ हम लोग आखिरी 5वां पॉइंट और समझ लेते हैं
एक तो हो गया हम लोगों को देश की जनता की रक्षा करना, देश में शांति बनाए रखना, अपराध को रोकना और अपराधी को गिरफ्तार करना। इसी के साथ साथ हो जाएगा, इसी में पुलिस के काम में आखिरी 5वां पॉइंट, जनता की जान माल की रक्षा करना। जान माल की रक्षा करना, जैसे कि हम लोग इसी में पुलिस के काम देख रहे हैं कि जनता पुलिस के 5वां काम क्या होता है, एक तो जनता की जान और माल की रक्षा करना, और इसी के साथ साथ क्या होता है इसमें एक और हम लोग पॉइंट देख लेंगे कि इसमें जनता की आजादी को बनाए रखना, जनता की आजादी को बनाए रखना। आजादी बनाए रखना। हम लोग पुलिस के काम देख रहे हैं, इसी में पुलिस के कामों में हम लोगों ने आज पूरा देखा, और हम लोग इसके बाद हम लोग समझ लेते हैं राजस्व विभाग इसमें क्यों आता है और राजस्व विभाग का क्या काम होता है। पुलिस के हम लोगों ने काम देख लिए, हम लोग राजस्व विभाग के बारे में भी समझ लेते हैं थोड़ा सा। हम लोग इसी में राजस्व विभाग के काम भी देख लेते हैं। राजस्व विभाग के काम, राजस्व विभाग का काम क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछली बार समझाया था, पिछले पार्ट में, पिछला जो अध्याय था उसमें हम लोगों ने आपको समझाया था कि राजस्व विभाग क्या होता है, जो कि जिला स्तर पर होने वाली एक संस्था होती है, जिसमें कि इसमें अनेकों अधिकारी आते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली बार बताया था, इसमें कौन कौन अधिकारी आते हैं राजस्व विभाग जिला स्तर पर, तो डीएम आता है, एसडीएम आता है, तहसीलदार आते हैं, तहसीलदार तथा लेखपाल और नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं राजस्व विभाग में ये सब अधिकारी लोग आते हैं, डीएम हो गया, एसडीएम हो गया, तहसीलदार हो गए, लेखपाल हो गया और नायब तहसीलदार हो गए। तो हम लोगों को ज़्यादातर इसमें इन सभी के बारे में समझने की अभी हम लोगों को जरूरत नहीं है, हम लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक लेखपाल के बारे में ही पढ़ना है अभी। तो हम लोग इसमें राजस्व विभाग के काम देख लेते हैं। जो कि लेखपाल के बारे में हम लोग समझ लेंगे। लेखपाल क्या होता है, तो लेखपाल एक किसी गांव या किसी गांव के क्षेत्र में काम करने वाला एक अधिकारी होता है। इसका ये एक गांव के काम करने के लिए एक अधिकारी नियुक्त किया जाता है, जो कि डीएम या सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है गांव के काम के लिए। गांव के काम के लिए इसको नियुक्त किया जाता है, मतलब इसको वहां पर लगाया जाता है। जैसा कि हम लोग राजस्व विभाग के इसमें काम देख रहे हैं, तो लेखपाल क्या होता है, गांव के लिए एक ये अधिकारी होता है, और इसको गांव में या गांव के किसी क्षेत्र में काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, सरकार द्वारा इसमें लगाए जाते हैं। तो हम लोग इसमें लेखपाल के भी हम लोग काम भी देख लेते हैं कि लेखपाल का काम क्या क्या होता है। लेखपाल के हम लोग अभी काम भी देख लेते हैं। हम लोग जैसे कि राजस्व विभाग के काम देख रहे हैं, तो उसी में हम लोगों को लेखपाल के काम भी देखने पड़ेंगे। तो लेखपाल का काम क्या होता है, लेखपाल का काम होता है किसी के गांव की
किसी जमीन को नापना तथा गांव की सभी जमीनों का एक रिकॉर्ड रखना। तो हम लोग इसमें लिख देता हूं मैं, लेखपाल का काम जमीन को नापना तथा गांव की सभी जमीनों का रिकॉर्ड रखना होता है। सभी जमीनों का रिकॉर्ड रखना होता है। रिकॉर्ड का मतलब इसको एक लिखित रूप में कागज में रखना होता है, कागजों में लिखकर रखना होता है, रिकॉर्ड रखना होता है। जैसा कि हम लोग देख लेंगे लेखपाल का काम क्या होता है। लेखपाल का काम किसी गांव की जमीन को नापना तथा गांव की सभी जमीनों का एक रिकॉर्ड रखना होता है, मतलब इसको लिखित रूप में रखना होता है। और ज्यादातर कहीं कहीं पर इसको लेखपाल तो हो गया, तो इसको कहीं कहीं पर लेखपाल को बहुत सी जगहों पर तो लेखपाल बोलते हैं, और बहुत सी जगहों पर इसको दूसरा तीसरा और भी नाम होते हैं। जैसे कि एक नाम इसमें हम देख लेंगे, तो इसमें लेखपाल का दूसरा नाम पटवारी भी होता है। लेखपाल को हम लोग लेखपाल को दूसरा नाम इसका पटवारी भी होता है, और इसको कहीं कहीं पर गांव का अधिकारी भी बोलते हैं, गांव का अधिकारी। गांव का अधिकारी। लेखपाल जो होता है, लेखपाल का काम तो हम लोगों ने समझा कि इसका काम क्या होता है। तो जमीन को नापना होता है तथा गांव की सभी जमीनों का रिकॉर्ड रखना होता है, मतलब लिखित रूप में। तो लेखपाल जो होता है उसको कहीं कहीं पर पटवारी भी बोलते हैं और गांव का अधिकारी भी बोलते हैं। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम एक और भी होता है, जिसको हम लोग और देख लेते हैं। हम लोग जैसा कि समझ गए तो पूरा का पूरा के हम लोग शुरुआत में हम लोगों ने समझा था कि रामू और श्यामू की हम लोग कहानी पे चल रहे हैं, जिसको हम लोग यदि सुनते हैं तो इससे हम लोगों को समझने में और आसानी होती है। कि हम लोग रामू को कहानी देख रहे थे, तो इसमें अब राजस्व विभाग के काम भी आ गए कि इसमें लेखपाल के पास जैसे ही पुलिस थाने में, तो उसने पूरी जांच करा दी, और फिर वो पुलिस थाने के बाद गांव वाले ने उसको एक सलाह और दी कि मतलब जैसे तुम राजस्व विभाग में जाओ और लेखपाल के पास अपनी जाके जानकारी लो, कि मतलब लेखपाल तुमको जानकारी देगा, उसके पास तुम्हारी जमीन की पूरी जानकारी होगी और वो तुम्हें जानकारी देगा। जाकर इसको हम लोग एक और नाम है लेखपाल का दूसरा नाम, एक और बहुत ही प्रसिद्ध नाम होता है। इसको बहुत सी जगहों पर कानून गो भी बोलते हैं। इसका एक और प्रचलित नाम भी है, जैसा कि हम लोगों ने अभी देखा था कि कहीं कहीं पर इसको लेखपाल और कहीं कहीं पर इसको पटवारी बोलते हैं, और कहीं कहीं पर इसका एक प्रसिद्ध नाम ये कानून गो भी इसको कहीं कहीं पर कहा जाता है। कानून गो भी होता है, इसी के नाम होते हैं जो अनेकों अलग अलग नाम इसके कहीं कहीं पर बोले जाते हैं। और रामू जब इसके पास जाएगा, हम लोगों ने देखा था कि रामू की जब श्यामू ने जमीन हड़प ली, तो उसने पहले पुलिस थाने में गया, फिर गांव वालों ने उससे कहा कि राजस्व विभाग में जाके देखो। तो फिर जब वो गांव से राजस्व विभाग के पास जाएगा, तो उसको लेखपाल के पास जब लेखपाल मिलेगा उसको, तो लेखपाल उसको फिर जमीन की एक रिकॉर्ड दिखाएगा, मतलब रिकॉर्ड एक लिखित रूप में दिखाएगा। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ रिकॉर्ड मतलब लेखपाल कैसे रखते हैं। तो इसमें देखिएगा कि गांव में रिकॉर्ड होता है, ज्यादातर लेखपाल के पास लेखपाल अपने किसी गांव की जमीन को अपने अलग अलग तरीकों से अपने रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं। लेखपाल यदि किसी जमीन को रखेगा तो वो कैसे रखेगा, ये जैसे हो जाएगा, ये गांव के बाहर एक पक्की सड़क गई है, लेखपाल के पास जो रिकॉर्ड होंगे उसमें वो गांव का नक्शा ऐसे ही उसने बना रखा होगा।
ये एक सड़क गई है और फिर ये अंदर साइड को आएंगे। और ये सड़क गई है, दूसरी सड़क हो गई, ये कच्ची सड़क हो जाएगी। इसी में जब हम लोग अंदर जाएंगे तो ये गांव के अंदर एक तो रोड गया है और फिर रोड से यहाँ पर साइड से एक कच्ची सड़क हो गई है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं ये कोई गांव हो जाएगा, लेखपाल के पास होगा। गांव के पूरे जब दस्तावेज रखे होंगे तो उसके पास ऐसे ही होंगे। और फिर यहाँ से फिर एक और यहाँ पर सड़क मुड़ जाएगी, गांव की तरफ ये आती है। ये लेखपाल अपने एक छोटा सा ये नक्शा रखे होगा अपने पास। ये हो जाएगी एक गांव में अंदर की तरफ एक और सड़क। और यहाँ पर जैसे कि ये जमीनें हो जाएंगी। ये जब भी लेखपाल उसको दस्तावेज दिखाएगा तो एक ऐसी जमीन हो जाएगी। जब बोले रामू अपने लेखपाल के पास जाएगा तो उसको जैसे कि रामू दिखाएगा तो उसके पास कुछ ऐसे ही दस्तावेज रखे होंगे। जैसे कि यहाँ पर कोई एक मान लेते हैं एक कुआं है और यहाँ पर एक पेड़ है। जब वो लेखपाल के पास जाएगा, राजस्व विभाग के काम में हम लोग देख रहे हैं कि लेखपाल जब गांव के लेखपाल के पास जाएगा तो लेखपाल के पास उसको जब दस्तावेज दिखाएगा तो लेखपाल के पास कुछ ऐसा ही रिकॉर्ड रखा होगा जिसमें वो दिखाएगा। मैं आपको ये चिन्ह बनाए हुए हैं, मैं आपको ये भी बता देता हूँ ये चिन्ह किस लिए है। ये हो जाएगा एक पक्की सड़क। लेखपाल के पास जाएंगे तो लेखपाल के पास ऐसा ही कोई एक दस्तावेज रखा होगा जो कि मैं आपको बता दूंगा। और ये जो हो जाएगी ये हो जाएगी कच्ची सड़क। ये हो जाएगा कुआं और ये हो जाएगा एक पेड़ और ये हो जाएगा एक चारागाह। मतलब कि जब हम लोग लेखपाल का काम देखेंगे तो लेखपाल अपने रिकॉर्ड में कुछ इसी प्रकार की जमीनें का रिकॉर्ड रखता है, जिसमें कि जैसे उसने दर्शाया है कि मतलब गांव से हम लोग बाहर जाएंगे तो एक गांव के बाहर एक पक्की सड़क पड़ेगी, जिसमें कि वो रिकॉर्ड में अपनी रखता है कि एक पहले तो एक पक्की सड़क होगी, फिर ये जो गाँव के अंदर आएगी एक कच्ची सड़क होगी मिट्टी वाली, और फिर ये उसने जमीनों का बंटवारा किया हुआ है। 1 नंबर जमीन है, 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4, ऐसी करके अनेकों जमीन उसने बनाई हुई है। और फिर कुछ जमीनों पर हमको ये कुछ आकृतियाँ भी दिख रही हैं, जाके जैसा कि इसमें हम लोग देख रहे हैं तो कुछ आकृतियाँ हैं। इसमें नंबर 1 पर है ये कुछ कुएं टाइप का हम लोगों को दिख रहा है, और इसमें पेड़ है और इसमें चारागाह है और ये कच्ची सड़क और पक्की सड़क। तो कुएं जो होंगे लेखपाल के पास बिल्कुल ऐसा ही दस्तावेज रखा होगा जैसा कि वो काम उसमें करेगा, उसमें लेखपाल होगा और फिर वो इसी प्रकार के दस्तावेज दिखाएगा, जिसमें यदि जैसे हम लोग देखें तो रामू की जमीन यदि मान लें तो रामू की जमीन ये हो जाएगी, रामू की जमीन हो जाएगी और ये श्यामू की जमीन हो जाएगी, ये श्यामू की जमीन हो जाएगी। जब लेखपाल के पास जाएंगे तो उसको दिखाएगा यदि जमीन इसमें होगी, रामू की यदि जमीन इतनी ही पाएगी और यदि श्यामू की इतनी जमीन और यदि उसने खिसकाई होगी अपनी ये मेयर थोड़ी सी यहाँ की होगी तो उसको फिर लेखपाल के पास जाके देख सकते हैं और हम लोगों को पता चल जाएगा उसमें क्या गड़बड़ी की है। हम लोगों ने जैसे राजस्व विभाग की काम देख लिए तो इसमें लेखपाल मेन होता है
और गांव की जमीनों का ये पूरा एक रिकॉर्ड के रूप में रखता है, और इसमें पता चलता है गांव में कितने लोगों की क्या ज़मीन है। जैसे कि हम लोग ये ज़मीन देख रहे हैं तो ऐसा रिकॉर्ड होता है पूरा का पूरा। मैंने आपको ये दिखाया है और मैं आपको वीडियो में और साफ क्वालिटी में और डाल दूंगा। इसी के बाद हम लोग और थोड़ा और देख लेते हैं। इसी के बाद हम लोग राशन की व्यवस्था को भी समझ लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने शुरुआत में बताया था कि हम लोग गांव के प्रशासन में देख रहे हैं राशन की व्यवस्था। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि ये राशन की व्यवस्था होती है तो ये सरकार द्वारा एक चलाई जाती है, जिसमें कि यदि जैसे कोई गरीब लोग होते हैं और उनके पास पैसे नहीं होते हैं तो उनको राशन मिलता है और सरकार उनको कुछ कम कीमतों पर राशन प्रदान करती है। जैसा कि मैं आपको एक रिकॉर्ड बनाकर भी दिखा देता हूँ, या तो मैं रिकॉर्ड आपको एक वीडियो में डाल दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि पूरा रिकॉर्ड कैसा होता है, राशन की दुकान पर कैसे राशन हमको मिल सकता है और कैसे राशन हमको मिलता है। उसमें राशन में जैसे कि हो गया गांव में हम लोगों को राशन में क्या क्या मिलता है, तो इसमें नंबर 1 तो हो जाएगा चावल, हो जाएगा कुछ चीनी के रूप में चीनी भी मिलती है, कुछ चीनी मिलती है और कुछ गेहूं मिलता है और एक मिट्टी का तेल भी मिलता है। मिट्टी का तेल होता है जो कि चूल्हा जलाने के या लकड़ियां जलाने के काम आता है, मिट्टी का तेल हो जाएगा। इसमें हम लोग राशन की व्यवस्था देख रहे हैं तो सरकार द्वारा ये चलाई जाने वाली राशन की व्यवस्था होती है, जिसमें कि जो लोगों के पास पैसे कम होते हैं या तो वो अच्छे से खाना पीना नहीं खरीद सकते हैं और पैसे कम होते हैं तो उनको सरकार कम कीमतों पर राशन उपलब्ध करवाती है। जैसे जिसमें कि चावल हो जाते हैं और चीनी हो जाती है, गेहूं हो जाती हैं और मिट्टी का तेल भी हो जाता है। जैसे यदि बाजार में उसको चावल महंगे दामों पर मिल रहा है, महंगी कीमतों पर, और राशन की दुकान पर उसको कम कीमतों पर मिल जाएगा। जैसे इसमें बाजार मूल्य होगा, बाजार मूल्य हो जाएगा और इसमें हम लोग राशन मूल्य देख लेते हैं। बाजार मूल्य जैसे इसमें बाजार में 20 रुपए प्रति किलो मिल रहे हैं, तो यहाँ राशन की दुकान पर इसको कुछ 5 रुपए या ऐसे 10 रुपए के लगभग यहाँ पर इसको 5 रुपए प्रति किलोग्राम मिल जाएगा। ₹5 में प्रति किलोग्राम मिल जाएगा। और ऐसे ही चीनी का होता है, चीनी जैसे बाजार में 40 रुपए की है, 40 रुपए प्रति किलोग्राम, तो यहाँ राशन की दुकान पर इसको थोड़ा और सस्ती मिल जाती है, यहाँ पर कुछ 10 या 15 रुपए प्रति किलोग्राम मिल जाती है। ऐसे ही गेहूं का भी होता है, गेहूं बाजार में महंगा मिलता है और यहाँ पर राशन की दुकान पर इनको सस्ते दामों पर उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे कि गांवों में कोई भूखा नहीं मरता है। इसमें हम लोग इसी में देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने पूरा समझ लिया कि राशन की व्यवस्था क्या होती है। अब हम लोग इसी में एक नया कानून भी आया था, गांव के लिए ही था वो, जमीन के लिए, उसमें हम लोग एक नया कानून भी देख लेते हैं। एक इसमें नया कानून भी आया था, एक नया कानून जिसको हम लोग हिंदू धारा अधिनियम 2005 के साथ नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग इसको एक नया कानून भी गांव के मामले में कुछ आया था, जिसका नाम हिंदू धारा अधिनियम 2005 था, तो हम लोग इस कानून में भी समझ लेते हैं कि इस कानून में क्या था। जैसा कि गांवों में ज़्यादातर होता है, किसी की ज़मीन है और यदि उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है तो उसकी ज़मीन ज़्यादातर पहले क्या होता था कि ज़्यादातर पहले जो ज़मीन होती थी
वो जमीन ज्यादातर पुरुषों को मिलती थी, जमीन ज्यादातर पुरुषों को दे दी जाती थी, क्योंकि ज्यादातर पहले औरतें ज्यादा काम करती नहीं थी और पुरुष ज्यादा काम करते थे। तो जो कि था इसमें पुरुषों को जमीन दे दी जाती थी, लेकिन जो घर की जो स्त्रियां होती थी उनको जमीन नहीं दी जाती थी। घर की जो स्त्रियां होती थी उनको जमीन नहीं देते थे, क्योंकि पहले लोगों का मानना था कि औरतें ज्यादा काम नहीं करती, पुरुष ही ज्यादा काम करते हैं। इसलिए पुरुषों को जमीन दे दी जाती थी, और जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जमीन पुरुषों को दे दी जाती थी और स्त्रियों को नहीं दी जाती थी। लेकिन फिर जब 2005 में सरकार को लगा कि स्त्रियों के साथ अन्याय हो रहा है, उनको भी कुछ मिलना चाहिए, तो फिर उसके बाद सरकार ने ये अधिनियम लाया, जिसमें इस अधिनियम में क्या लिखा था हम लोग देख लेते हैं कि पिता की मृत्यु के बाद इस अधिनियम में लिखा हुआ था कि पिता या घर के मुखिया की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति या जमीन उसके बेटों के साथ ही बेटियों को भी बराबर मिलेगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक नया कानून आया था, हिंदू धारा अधिनियम 2005, जिसमें कि लिखा था पिता या घर के मुखिया की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति या जमीन को उसके बेटों के साथ साथ बेटियों को भी बराबर मिलेगी। इसमें धारा में अधिनियम यही कहा गया था, जिसमें कि बेटियों को भी हक दिया गया था कि इसमें यदि घर के मुखिया की या पिता की मृत्यु हो जाती है तो ज्यादातर उसकी जमीन बेटों के पहले नाम हो जाती थी। लेकिन फिर इस अधिनियम के बाद सरकार को लगा कि मतलब लड़की बेटियों को भी जरूरत होगी जमीन की, उनको भी खाने पीने के लिए होता है, क्योंकि वो भी थोड़ा बहुत काम करती हैं, अपनी माँ के साथ जाती हैं और खेतों में काम करती हैं। तो इसी अधिनियम के बाद सरकार को ये भी लगा कि मतलब बेटियों को भी हक देना चाहिए, और इसमें अधिनियम के बाद पूरे देश में ये लागू हो गया कि मतलब जब किसी पिता की मृत्यु होगी तो ये कानून पूरे देश में लागू हो गया कि जब अब बेटों के साथ साथ बेटियों को भी जमीन में हिस्सा मिलेगा। पूरे देश के राज्यों और तथा केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो गया। देश के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में लागू हो गया। (2005) से लागू हो गया। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इसमें पूरा हम लोगों ने आज अधिनियम समझ लिया है कि मतलब इस अधिनियम में कहा गया था कि पिता की मृत्यु के बाद उसके बेटों के साथ साथ उसकी बेटियों को भी बराबर हक मिलेगा उसकी संपत्ति में। और ये जो नियम था वो देश के सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में 2005 से ही लागू हो गया था। जैसा कि आज हम लोगों ने पूरा गांव में प्रशासन समझा कि इसमें पुलिस प्रशासन कैसे काम करती है और गांव में लेखपाल कैसे काम करते हैं, राजस्व कैसे काम करते हैं, और गांव के जो गरीब होते हैं उनको राशन भी मिलता है। तो जैसा कि आज हम लोगों ने पूरा गांव में प्रशासन समझा, और इसमें हम लोगों ने पूरा देखा कि गांव में प्रशासन कैसे होता है, पुलिस कैसे काम करती है, राजस्व विभाग के क्या काम होते हैं। और उसी में हम लोगों ने आज एक नया अधिनियम भी पढ़ लिया कि हिंदू धारा अधिनियम 2005। इसमें भी हम लोगों ने पूरा देख लिया कि बेटियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलने का हक होता है। उसी में हम लोगों ने आज पूरा पढ़ लिया है। जैसे कि हम लोगों ने आज इसको पढ़ा
यदि आपको मेरा ये पसंद आया हो तो आप हमारी चैनल को वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।